नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे आगे से। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। हाल ही में किस शहर में स्थित देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, इसका उद्घाटन किया गया है। तो बिरसा मुंडा को आपने फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में जो अपराइजिंग्स थी उसके रेफरेंस में पढ़ा होगा और उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है इस स्टेडियम का नाम। तो ये है यहाँ जो है राउरकेला उड़ीसा में। ठीक, सी को चुनेंगे। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने पहले आपको बताया था कि जो मेंस हॉकी ऑर्गेनाइज हुआ है उड़ीसा में ही, उसी के पहले जो है इस स्टेडियम को भी इनॉग्रेट किया था। ठीक है। हाल ही में 48वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, ठीक है, 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने जीता है। अब देखें कि नागार्जुन किस महायान संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो बुद्धिज्म में आप जानते हैं जो ये हीनयान और महायान की फिलॉसफीज हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्ट हैं। तो उसमें नागार्जुन जो है संबंधित है। महायान का एक सेक्ट है ये माध्यमिका शून्यवाद, ठीक, इसके प्रवर्तक हैं। सेंसस 2011 में अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज जो है पूछा जा रहा है, जो कुल हमारे वर्कर हैं टोटल वर्कफोर्स में से एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर 100 लोग कुल कार्यरत हैं मान लीजिए देश में, तो लगभग 55 लोग तो कृषि संबंधित कार्यों में एसोसिएटेड थे इस आंकड़े के अनुसार। तो डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो जितने भी ये हैं आपके, जैसे स्पेशली ग्रामीण एरियाज़ में लैंड रिकॉर्ड्स होते थे, तो वो ऑफलाइन मीडियम में ही या कह लीजिए कागज़ों में उनको दर्ज किया जाता था या प्रिंट किया जाता था। तो इसको ही डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 12th 5 ईयर प्लान के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे चुनेंगे कौन सा? विकल्प ए। ठीक है, लेकिन ये माफ़ कीजिएगा 12th नहीं 11th प्लान होगा ना, क्योंकि 12th तो 2012 से है। ठीक, तो इसमें 2-3 चीज़ें ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो है इसके 2-3 कंपोनेंट थे मेन। जैसे इसमें यह था कि आपका 12वें प्लान के स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप, तो आप जानते होंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स जो भी हैं, है ना, उनको एक भूलेख नाम का पोर्टल है, उसमें आप जा करके डिटेल अपनी डाल करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वे थे लैंड एरियाज़ के, और ये जो रजिस्ट्रेशन थे इनका भी लैंड्स का जो है उनको भी डिजिटल माध्यम में करना था। ये 2-3 इसके मुख्य लक्ष्य थे। तो वर्ष यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2008-9। नेक्स्ट है भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो रेन फेड एरियाज भारत में जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, उन एरियाज में एग्रीकल्चरल ग्रोथ को इंश्योर करने की दिशा से एक ये प्रोग्राम चलाया गया था 2011-12 के दौरान। ठीक, आगे देखें हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है या की जाती है? तो एग्रीकल्चरल डेटा और इन सब कुछ जो कह लीजिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के संबंध में डिटेल्स हैं, उसका एक कलेक्शन होता है ये हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि पब्लिश किया होता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओरिजिनली जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 2009 में। ठीक है, आगे है कि लीडर ऑफ द फैमिली, ये जो ऋग्वैदिक काल में कौन होता था? तो देखिए होता क्या था कि सबसे बेसिक यूनिट ऋग्वैदिक पीरियड में जो थी उसको फैमिली यानी कि परिवार कहा जाता था। तो परिवार का मुखिया होता था कुलप। ठीक, नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो 2 दर्पण हैं, कोई एक वस्तु यानी आदमी खड़ा कर दीजिए यहाँ पे। ठीक,
तो अब क्या होगा, इसके बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइपो का रासायनिक नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। देखिए इसका यूज़ जो है पहले होता था जब जैसे वो ये कैमरे की रील्स वगैरह होती थी ना, तो उसको प्रोसेस करने में इसको यूज़ करते थे, ठीक है। फोटोग्राफिक फिक्सर भी इसको कहा जाता था, ठीक। तो वही ये क्वेश्चन है, तो इतना ध्यान रखें, सोडियम थायोसल्फेट। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक, मॉडर्न मेडिसिन का फादर किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस है, ठीक है, विकल्प है। इनकी कई सारी जो है बुक्स और उनमें जो ट्रीटमेंट्स हैं है ना डिजीजेस के, इन सबको एकदम बाकायदा डिटेलिंग करने के लिए भी जाना जाता है। मोर देन 70+ ऐसी बुक्स हैं, तो इनका नाम इस वजह से इम्पोर्टेंट है। आप जरा हमको ये बताएं, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसमें से किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था, तो इम्पोर्टेंस आप बोध गया कि जानते ही होंगे बुद्धिज्म के रेफरेंस में, और पहला महाबोधि मंदिर बनवाने का श्रेय जाता है 3rd सेंचुरी BC के आसपास अशोक को। देखिए हमने ये आपको पहले भी बता रखा है कि साउथ इंडिया में जो संत होते थे उनको अलवार संत कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो पहले ये जो आप देखते हैं मद्रास का पूरा एक, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंसी था, तो उसके पहले पूरा मद्रास का जो रीजन है मुख्य रूप से जो वर्तमान का तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये है ओरिजिन आपका अलवार संतों का। इसमें देखिए वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका संबंधित है, ठीक है। तो पंच सिद्धांतिका एक पुस्तक है ना, एंशिएंट बुक्स जो कि आपसे लगातार पूछी जाती हैं, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। एस्ट्रोनॉमी की बुक थी, ठीक है, खगोल विज्ञान की पंच सिद्धांतिका, जिसके लेखक कौन है, वराह मिहिर, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी जो है उससे संबंधित है। आगे है कि कूलिंग यानी कि शीतलन का नियम किसने दिया था, तो ये भी नियम जो है न्यूटन का ही है। सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो मान लीजिए रेट ऑफ है ना, लॉस ऑफ हीट जो होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, जो भी वस्तु है उसके सराउंडिंग है ना, उसके संबंध में ये नियम इन्होंने लॉ ऑफ कूलिंग दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस है ना, ये इसको समझेंगे, ठीक। तो इस पर एल्युमिनियम माध्यम में ध्वनि की गति कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखा करिए, जो है कि सबसे कम स्पीड इसकी किस माध्यम में होती है और किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो साउंड की स्पीड सबसे कम होती है गैस में, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा होती है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में। तो चूंकि एल्युमिनियम जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ये खैर इन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछी है, तो इसमें होता क्या है कि 25 डिग्री पे लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ड्राई एयर में, उसकी वैल्यू होती है लगभग 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको और टेम्परेचर जो रिस्पेक्टिव पूछा जाए उसके रेफरेंस में कैलकुलेट कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको कम से कम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, तो कोको बीन्स होती हैं है ना, जो कि आप जानते हैं फर्दर प्रोसेस करके चॉकलेट के प्रोडक्शन में इसको मैक्सिमम जो है यूज़ किया जाता है। तो इसके रेफरेंस में जो मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये वेस्टर्न अफ्रीका में है, आइवरी कोस्ट है ना, ये है। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, तो आपको पता होना चाहिए आगरा में है ना, उसके सराउंडिंग में फतेहपुर सीकरी स्थित है। रेड सैंडस्टोन से जो है मेनली कंस्ट्रक्शन किया गया यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन इसका किया गया था अकबर के टाइम पीरियड में इन द ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती है ना। तो जो है ये भी हो जाएगा, इन्होंने जो है कैपिटल बनाया था इसको। और ड्यूरेशन कौन सा था इसका बिल्ड करने का, 1571 से लेकर के 1585 के राउंड, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। अब है कि पंचायती राज जो संस्थाएं भारत में स्थापित की गई 73rd अमेंडमेंट में, उसके रेफरेंस में रिकमेंडेशन देने के लिए कई सारी कमिटीज़ बनाई गई थी, ठीक। तो उसी से संबंधित यहाँ पे जो समितियाँ हैं उनका क्रोनोलॉजी आपको चुनना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी नवंबर 1957 में, ठीक है। उसके लगभग 20 सालों के बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है। तो पहला ही विकल्प जो है यहाँ से बन रहा है। हनुमंतराव समिति का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 84 में, और LM सिंघवी 1986 में, ठीक।
सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य, ठीक है, संविधान की किस सूची में निहित है? तो 3 लिस्ट है, आपको पता है। तो ये तो स्टेट लिस्ट का मैटर है ना। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लंबा संशोधन जो है वो किसे माना जाता है? अमेंडमेंट की बात हो रही है। तो जब इमरजेंसी इम्पोज की गई थी उसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में, ठीक। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है इस अमेंडमेंट को, और बहुत सारे जो है प्रावधान चेंज किए गए एज वेल एज ऐड भी किए गए इस अमेंडमेंट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सी विकल्प देखिए करेक्ट है। इसमें देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण जो है संसद के समक्ष रखा जाना है? तो यहाँ पे बात की जा रही है जो यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाता है, चूंकि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म जो है वो मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये प्रावधान हमारा दिया गया है कब से मतलब किस अनुच्छेद में? तो ये आपका 5th पार्ट आर्टिकल 112। इसमें देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A है ना, ये आता है आपके भाग 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो है किस राज्य के संबंध में विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो हमारे कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके स्पेशल प्रोविज़न विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आर्टिकल्स में प्रावधान किए गए हैं। जैसे 371 में गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है। 371A में जो है वो नागालैंड के बारे में है, ठीक। फिर जैसे 71B है तो उसमें आपका असम है, फिर C में मणिपुर है, ऐसे पूरी एक लिस्ट है। तो ये पार्ट एक बार देख लीजिएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की थी? तो इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस एक प्रकार से है ना कृषि की दिशा में लिया गया एक कदम था भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस। तो चूंकि 1905 में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में, ठीक है। तो उसी के बाद नेक्स्ट ईयर 1906 में इसकी इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस स्टार्ट की गई। तो ये टाइम पीरियड किसका है? लॉर्ड मिंटो सेकेंड का, ठीक। इसमें देखें, रेट ऑफ इवेपोरेशन है ना, वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? तो इवेपोरेशन आप जानते हैं कि जैसे कोई लिक्विड है ना, तो उसके कह लीजिए वाष्पीकरण होकर के एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है उस क्रिया को आप इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक। तो अब जैसे इसको समझ सकते हैं कि ये रेट कब बढ़ेगा? जब किसी वस्तु का सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप खाना खाते हैं, आप एक छोटी कटोरी में दाल लेकर के खाइए, वो ज़्यादा देर में ठंडी होगी। वहीं एक बड़ा सा कटोरा ले लीजिए, उसमें उतनी ही दाल डालिए तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो क्या हो गया? सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया। ऐसे ही जब आप रस्सी पे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ा ऐसे इकट्ठे डाल दीजिए बिना निचोड़े या फैलाए हुए, देर में सूखेगा, है ना। और उसको फैला के डालते हैं तो जल्दी जल्दी सूख जाता है, ठीक। इसमें देखिए, अर्थ क्रस्ट में कार्बन का प्रतिशत पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे आउटर लेयर जो हमारे अर्थ का है क्रस्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि लगभग 8 से 40 किलोमीटर की थिकनेस इसकी पाई जाती है। अब इसमें पाए जाने वाले तत्वों की अगर हम परसेंटेज देखें, ठीक है, तो ऑक्सीजन हम देखते हैं लगभग 47% पाया जाता है, ठीक। सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम होता है फिर 8% के आसपास, फिर आयरन 5%, फिर क्या जाएगा, जैसे मैग्नीशियम है लगभग 4, है ना। फिर ऐसे 2-2 करके है। फिर सबसे देखेंगे लगभग बहुत नीचे इसकी लिस्ट में नंबर आता है कार्बन का, है ना। तो ये है महज 0.025%, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े पूछे जाते हैं यूपीपीएससी के। ये सब आंकड़े वाले कॉन्सेप्ट जो है बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? ठीक है, तो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जो पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टेट को सीट एलोकेटेड है तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में 31। अब उसके बाद अगर हम इन दिए हुए विकल्पों में देखें तो अब आंध्र प्रदेश में जैसे हैं कुल 11 सीटें, ठीक है, बिहार में है 16, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 10 है, और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो है ये 12 है, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा हो गई। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बिहार के साथ साथ 16 सीट वाला जो एक राज्य और है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वहाँ पे भी 16 सीट्स हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में जो क्रम पूछा जा रहा है आपसे, सोना, तांबा, लोहा और कोयला, है ना, तो इनकी संबंधित भारत की जो फेमस माइंस हैं उसी का क्रम हमको देखना पड़ेगा। तो सोना के लिए फेमस है KGF मूवी, अगर आपने देखी होगी तो कोलार माइंस है ना कर्नाटका में, तो ये पहले आ जाएगा गोल्ड के लिए, ठीक। फिर कॉपर के लिए हो जाएगा ये आपका खेतड़ी माइंस राजस्थान वाला, ठीक।
फिर कुद्रेमुख जो है ये आपका हो जाएगा इसके लिए आयरन ओर के लिए, और ये भी जो है कर्नाटक में है। और कोयले के लिए ये जो है झरिया झारखंड में, ठीक। तो बी विकल्प हमारा बन रहा। अब उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो राज्य के जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको रेगुलेट करने की दिशा में एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी के रूप में इसका फॉर्मेशन किया गया था जो है मार्च 74 में, ठीक। अब इकोनॉमिक सर्वे जो भी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया 31 जनवरी 2023 को, उसके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर इसमें कितना प्रतिशत रहने का अनुमान बताया गया। तो एक विंडो दी गई थी लगभग 6.0 से 6.8% के बीच में, है ना। तो उससे नियर अबाउट हमारा जो ये विकल्प सी होगा, इसको चुनेंगे। देखिए ये आंकड़े जो है एब्सोल्यूट है, इसको एज अ फैक्ट रट लीजिएगा। ये चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं फिर वहाँ पे आंकड़ा याद नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसमें है कि सर्वे के अनुसार ही अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात कितने अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ। मतलब जो हमने टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है वो अप्रैल से दिसंबर के मध्य वो लगभग 332.8 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक। अब भारत में कितने करोड़ लोग 2005-06 से 2019 और 20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं, ठीक है। पॉवर्टी से एग्जिट ले पा चुके हैं एक तरीके से मान लीजिए, है ना। तो 41.5 करोड़ जो है आंकड़ा इसमें ये बताया गया है। अब बात करेंगे रेमिटेंसेस की, है ना। जो लोग बाहर कार्य करते हैं और भारत देश में अपने फैमिलीज को पैसा भेजते हैं, ठीक। तो प्रेषण कितने बिलियन डॉलर का प्राप्त हुआ? तो ये लगभग 100 बिलियन डॉलर जो है ये प्राप्त हुआ है। ये सब आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। अब है कि नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो रेटिंग पहले से थोड़ी ख़राब हो गई है, अभी हमारी रैंकिंग जो है वो 6th हो गई है, ठीक है, एज पर द डेटा अवेलेबल नवंबर 2022। क्वाड ग्रुप जो है ना, जानते होंगे आप, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। तो इनका एक साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक हुई अभी रिसेंटली 30 और 31 जनवरी को न्यू दिल्ली में, वही पूछा गया था। सी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में, अब यहाँ पे बजट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने किस वर्ष तक देश को एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। आप जानते हैं कि रक्ताल्पता जो हो जाती है शरीर में उसकी वजह से एनीमिया की बीमारी होती है। तो उसी में बताया गया बजट में ही कि एक मिशन चलाया जाएगा सिकल सेल एनीमिया जो होता है इसको एलिमिनेट करने के लिए पूरी तरीके से बाय द ईयर 2047, है ना। अब देखिए प्यूमा जो एक कंपनी है स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में, है ना, प्रोडक्ट्स बनाती है। तो प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, है ना, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है एर्नाकुलम 10,000 से अधिक नए MSME, है ना, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, इसको पंजीकृत करने वाला किस राज्य का पहला जिला बना है? तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में भी जो है केरला स्टेट ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि MSMEs के रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा इन द स्टेट ऑफ केरला। तो उसी क्रम में लगभग पिछले एक साल में 10,000 से अधिक नए MSMEs रजिस्टर हुए हैं केरला में, एर्नाकुलम में। आगे देखें, हर घर ध्यान अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मेंटल हेल्थ को, है ना, और मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को फैलाने के लिए एक कैंपेन ये चलाया जा रहा है अभियान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में, ठीक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, आप जानते होंगे, और अब इन्होंने अनाउंस किया है कि विशाखापट्टनम जो इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है उसको कैपिटल बनाया जाएगा। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए पॉवर्टी लाइन को, है ना, उसके बारे में रिकमेंडेशन और एस्टिमेशन के लिए 2004-05 के आंकड़ों पे प्लानिंग कमीशन ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। सुरेश तेंदुलकर थे उनकी अध्यक्षता में तेंदुलकर समिति। तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये 2005 में, है ना। तो यहाँ पे करेक्शन करेंगे, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की इस कमेटी की तो ये हुआ था 2005 में, रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी 2009 में, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में चूँकि सबमिशन वाला है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
गठन हुआ था 2005 में और रिपोर्ट सबमिट की गई थी इस कमेटी के द्वारा 2009 में। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया था। तो होम रूल लीग जानते हैं आपकी फॉर्मेशन इसका हुआ था ऑल इंडिया होम रूल लीग का मद्रास में 1916 में सितंबर में, ठीक है। तो फॉर्मेशन किया था एनी बेसेंट ने और जो फर्स्ट इसके सेक्रेटरी बने इनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल, विकल्प बी। आगे है इल्बर्ट बिल जो 1883 में लाया गया था, पहले भी आपको ये बताया गया है। तो अब किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाया गया। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता है लॉर्ड रिपन का 80 से 84 के बीच में यही है ना, तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। इल्बर्ट बिल के प्रमुख प्रावधान जरा कमेंट करके बताइए। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का, बंदी जीवन नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी। तो HRA के सदस्य थे ना ये सचिंद्र नाथ सान्याल, इनकी पुस्तक है ये, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्लीज उसको कमेंट करके बताइए, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।